हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, SME गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा। हम आपको पढ़ा रहे थे MA फाइनल का पेपर सौंदर्य शास्त्र। इस कड़ी में हमने पढ़ा प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगेल, कांट, क्रोचे। आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड। फ्रायड जो है, उनका जो सिद्धांत है वो मनोचिकित्सा के आधार पर आधारित है। और हमने फ्रायड के बारे में जो उनकी डेफिनेशन कला के बारे में पढ़ी, उसमें यह था कि कला निमित्त वासनाओं की अभिव्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति के अंतर्गत जो वासनाएं हैं, कला उन्हें अभिव्यक्त करती है। फ्रायड का जो समय है वो 1856 ईस्वी से 1939 ईस्वी है। और हम फ्रायड के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने अचेतन मन की भूमि पर कलाकृति तथा उसकी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। और फ्रायड आधुनिक युग के महानतम मनोचिकित्सक थे। यह प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने मन की अंतरतम ग्रंथियों को सुलझाने का प्रयास किया। हमारे मानसिक विचार ही बाह्य क्रिया के रूप में प्रकाशित होते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि अचेतन की मन की जो भूमि है, यानी कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, कलाकृति उसी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण है। सुख स्वास्थ्य का पर्यायवाची है और दुख मनस्ताप का, और व्यक्ति को कुंठा से बचना चाहिए। उन्होंने मन के स्तरों को खोजने का प्रयास किया। इनके सिद्धांत का जन्म विकृत आत्माओं के उपचार हेतु हुआ है, यानी कि इन्होंने जो अध्ययन किया वो हमारे अचेतन मन से संबंधित किया। इन्होंने मन के 3 भाग बताए: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन, जिसमें मन की समस्त ज्ञान क्रियाएं विचरण करती हैं, इनका नियंत्रण चेतन मन करता है। इनमें कोई भी भूल होती है तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, यानी कि चेतन मन जो है वो हमारी जागरूक अवस्था का है। हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उससे संबंधित है। तो इसमें अगर कोई गलत बात भी होती है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। दूसरा है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन, इसमें मन के स्तर पर भावनाएं, स्मृतियां, इच्छाएं तथा संवेदनाएं रहती हैं जो प्रकाश्य नहीं है। यानी कि अर्धचेतन मन में हमारी कुछ भावनाएं होती हैं, हमारी कुछ यादें होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती, अर्थात जो प्रकाश्य नहीं है। और चेतन मन में आने को आतुर है, यानी कि वो इच्छाएं ऊपर उठने को, ऊपर आने को, बाहर आने को आतुर रहती हैं। ये हो गया हमारा अर्धचेतन मन। फिर है हमारा अचेतन मन। अचेतन मन के विचार एवं भावनाएं ना तो हमें ज्ञात रहती है, ना ही प्रयत्न करने से ही ये चेतना के स्तर पर आती है। उन्हें चेतना के ऊपर लाने हेतु या उनकी अचेतन मन में उपस्थिति जानने हेतु एक विशेष विज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पूर्ण नहीं कर पाते, और उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को, उन अभिलाषाओं को दबा दिया जाता है। जब इन्हें दबा दिया जाता है तो वह बार बार रुकती है और अचेतन में वास करने लगती है। यानी कि हम जिन विचारों का दमन कर देते हैं वह नष्ट नहीं होते, वरन हमारे मन के किसी कोने में वो रहते हैं, और ये ही स्वप्न की उत्पत्ति का कारण है। यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं जिनका हमने दमन कर दिया है वो किसी कोने में रहती हैं और वो स्वप्न का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार फ्रायड ने इनको समझाने का प्रयास किया, जिसमें चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। इसके साथ ही हम आगे जो बात करते हैं वो कला के बारे में बात करेंगे। फ्रायड ने कला के बारे में बताया कि मनुष्य की सभी साधनाओं का मूल काम वृत्ति है।
प्रवृत्ति शिशु में भी होती है। अर्थात जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, फ्रायड कहते हैं कला जो है वो दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है, यानी जिनका दमन कर दिया जाता है वो कला के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। वो बताते हैं कि जीवन की दो विरोधी प्रवृत्तियां मानी हैं, उनमें संघर्ष चलता रहता है, जिसमें एक जो है उसका संबंध आत्म रक्षा से है, जिसे हम अहम कहते हैं। दूसरा जो उन्होंने बताया उसका संबंध काम वासना से है। काम वासना जो है वो लिबिडो कहलाती है। इस प्रकार उन्होंने ये दो चीज बताई, एक अहम और दूसरा है लिबिडो। अहम जो है वो यथार्थ सिद्धांत से शासित होता है, यानी कि वह सामाजिक बंधन के भीतर रहकर कार्य करता है, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, जिसमें नैतिकता आती है, बड़ों के प्रति आदर भाव आता है, कई चीजें आती हैं जिसको हम नैतिकता के सिद्धांत, जिसकी व्याख्या प्लेटो ने की थी, उस आधार पर ये कहते हैं, फ्रायड कहते हैं कि अहम जो है वो सामाजिक बंधन के भीतर रहकर कार्य करता है। इसी प्रकार दूसरा वो जो बताते हैं वो है लिबिडो। लिबिडो जो है उसका सीधा संबंध आनंद से है। यह यथार्थ का तिरस्कार कर आनंद की प्राप्ति कराती है, यानी कि लिबिडो जो है वो आनंद से संबंधित है, जिसमें हमारी दमित वासनाएं जो है वो जो एक मन के कोने में रहती हैं, जो स्वप्न के रूप में हम धारण करते हैं, वो कहते हैं ये आनंद प्राप्ति है। स्वप्न में लिबिडो का शासन रहता है, यहाँ नैतिक बंधन जो है वो नहीं रहता। जब हम यथार्थ जगत की बात करते हैं तो हम समाज से जुड़े होते हैं, सामाजिक नैतिकताओं से जुड़े होते हैं, सामाजिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। लेकिन जब स्वप्न की अवस्था होती है, जो लिबिडो से संबंधित है, जो काम वासना से संबंधित है, उसको लिबिडो नैतिक बंधन को स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार उन्होंने कला की व्याख्या की और उन्होंने व्यक्ति चैतन्य के 3 अंग माने हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। वो बताते हैं कि इड जो है वो सुख सिद्धांत पर आधारित है, वो अचेतन का अंश है, इसमें प्राकृतिक वृत्तियां व इच्छाएं निवास करती है, यानी कि इड वो अंश है जो हमारे सुख के आधार पर आधारित है, इसमें हमारी इच्छाएं और प्राकृतिक वृत्तियां निवास करती है। दूसरा उन्होंने बताया ईगो यानी जो अनुचित इच्छाओं को दबाने का प्रयास करती है, यानी कि इड के अंतर्गत जो चीज आती है, जैसे हमें कोई फल खाना है, कोई और चीज खानी है, कोई भी चीज, एक उदाहरण देके आपको बताते हैं, लेकिन एक मन कहता है कि मुझे खानी ही है, तो वो हो गया इड। और ईगो जो है वो बता रहा है कि चोरी करके नहीं खानी है, ये हमें पैसों से खानी है या खरीद के पैसे से खरीद कर खानी है। इसी प्रकार इड और ईगो, इड जो अचेतन अंश है, जिसमें हमारी प्राकृतिक वृत्तियां निवास करती हैं, काम वासना निवास करती है वो, और ईगो जो है वो इन इच्छाओं को दबाने का प्रयास करता है। और अंत में जो आता है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो जिसको अंतरात्मा कहा जाता है, जो कि माता पिता बचपन से ही नैतिक सिद्धांतों के आधार पर अच्छे बुरे की शिक्षा हमें देते हैं। तो सुपर ईगो है, वो कहता है कि हमें ये जो काम करना है ये सही ढंग से करना है, समाज के हित में करना है, समाज की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए करना है। इस प्रकार तो ये हो गया इड, ईगो और सुपर ईगो। इसी प्रकार उन्होंने एक इडिपस ग्रंथि के बारे में भी बताया। इडिपस ग्रंथि, इसमें लड़का अपनी माता से प्रेम करता है, लेकिन पिता से भी करता है और उसे अपना आदर्श मानता है, और लड़की जो है वो अपने पिता से प्यार करती है। इस प्रकार उन्होंने इडिपस ग्रंथि को बताया और उसके बाद में उन्होंने नार्सिसिज्म की व्याख्या भी की, जिसे वो आत्मरति कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य जो है वो स्वयं से प्रेम करता है। शिशु में आत्मरति होती है क्योंकि वह बाह्य संसार का उसे ज्ञान नहीं होता है। जैसे जैसे उसे बाहर की दुनिया का ज्ञान होने लगता है,
उसकी रति भावना, वस्तुओं तथा व्यक्तियों में अनुरक्ति होने लगती है। आत्मवृत्ति की अधिकता से मानसिक संतुलन व विक्षेप का उदय होता है। इस प्रकार फ्रायड कहते हैं कि किसी कलाकृति से दर्शकों को कुछ ऐसी ही तृप्ति मिलती है जो बौद्धिकता तथा इंद्रियता से परे होती है, यानी कि वो बुद्धि से ऊपर होती है और इंद्रियानुभूति से भी वो ऊपर होती है। इसी के चलते उन्होंने इट तथा ईगो के जो अंश अर्ध चेतन मन में चले जाते हैं, उन्हीं में से ही कलात्मक कल्पना का उदय होता है। इस प्रकार फ्रायड कहते हैं कि कला की कल्पना का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है। हमारी दमित इच्छाएं तथा वासनाएं किसी विशेष अवसर पर बिंब लेकर कला के माध्यम से प्रकट होती है। यह अचेतन अभिव्यक्ति रंग तथा रूप में अभिव्यक्त होती है। रंग अधिक विश्वसनीय है तथा रंग मन के सभी स्तरों को उत्तेजित कर देते हैं। रूप अपने स्तरों के अनुसार बदल जाते हैं। इस प्रकार फ्रायड कहते हैं कला इन मानसिक विकृतियों को जो नैतिक मन में उत्पन्न होती है उन्हें दूर करने में सहायक है। कला हमारे मानसिक विकास में सहायक है। इस प्रकार फ्रायड कहते हैं कला जो है वो हमारी दमित वासनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। कुछ वासनाएं हमारे अचेतन मन और अर्धचेतन मन में होती है, वो कला के माध्यम से प्रकट होती है। जिन चीज़ों को हम स्वप्न में देखते हैं वो कला में अभिव्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। फ्रायड का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने दमित वासनाओं के अंतर्गत काम वासनाओं को रखा है। स्त्री पुरुषों के संबंध को उन्होंने इसके अंतर्गत रखा है। और इस प्रकार कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि जिसमें उन्होंने इडिपस ग्रंथि की भी व्याख्या की कि लड़का अपनी माँ से प्रेम करता है, पिता को आदर्श मानता है और लड़की जो है वो पिता से प्रेम करती है। इस प्रकार वो कहते हैं कि कला के माध्यम से, कलाकृति के माध्यम से ये सारे विकृति आप कह लीजिए, मानसिक विकृतियाँ जो मन में उत्पन्न विकारों को दूर करती हैं, वो उन सब में कला सहायक सिद्ध होती है और यह हमारे मानसिक विकास में सहायक है। जैसा कि अरस्तु ने भी कहा था कि हम नाटक जब देखने जाते हैं तो हमारे मन की बुराइयों का अंत होता है और विरेचन हो जाता है। उसी प्रकार फ्रायड कहते हैं कि हमारे अंदर जो विकृतियाँ हैं कला उन्हें दूर करने में सहायक है और मानसिक विकास करती है। ये तो था हमारे फ्रायड का सिद्धांत, जिसको उन्होंने इट, ईगो, सुपर ईगो, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन के आधार पर बताया। हम जो हमारा आगामी लेक्चर होगा वो हमारा इनके सौंदर्य तथा सौंदर्यानुभूति से संबंधित होगा। थैंक यू।